Hello students, in the last lecture we studied about the heritage of India and the difference between natural and cultural heritage. We also studied about the cultural heritage of Gujarat as well as the different kind of Hindus, Buddhist and Jain tourist places. Now, today we are continuing with our chapter. Students, I had told you that today's lecture is very important for understanding. I had told you it is the most important part of the chapter that we are going to study today. So let's get started. Please come to page number 4. We had discussed the tourist places of Jain and Buddhist. This was the last point we had discussed, the tourist places of Jain and Buddhist. Now we are discussing the fairs of Gujarat. Students, there are many fairs in Gujarat. Gujarat itself is a state of variety. गुजरात में अगर आप देखने जाओ तो गुजराती भी सिर्फ एक तरह की नहीं बोली जाती. कच्छ के जो लोग हैं वो कच्छी बोलते हैं, कच्छी गुजराती. काठियावाड़ी लोग जो है वो उनकी गुजराती अलग होती है. सूरत की सूरती अलग है. अंबाजी के जो लोग हैं वो नॉर्थ गुजरात साबरकांठा साइड के लोग वो अलग गुजराती बोलते हैं. दाहोद पंचमहल ईस्ट गुजरात ये अलग गुजराती बोलते हैं और अहमदाबादी सेंट्रल गुजरात ये अलग गुजराती बोलते हैं. सो इन गुजरात इटसेल्फ वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द लैंग्वेज विच इज स्पोकन एंड दे आर ऑल हैविंग डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू दैट. इन द सेम वे इन एवरी रीजन ऑफ गुजरात there are fairs and festivals. इनमें से कुछ fairs and festivals यहां पर नीचे दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स इस टेबल को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे लेकिन एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स ये इसमें से पूछा जा सकता है. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू डू दिस. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस. मोडेरा फेयर, ये मोडेरा मेहसाणा में होता है, यू नो, इन द 3rd week of January. बहुचराजी फेयर, ये बहुचराजी टेम्पल पाटन वहां पे होता है. शामलाजी फेयर, ये शामलाजी आपने देखा होगा हिम्मतनगर के रास्ते वहां पे होता है ये. भादरवी पूनम, ये अंबाजी बाणसकाठा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर्स ऑफ गुजरात. अंबाजी में बहुत भीड़ लगती है ये भादरवी पूनम. भवनाथ महादेव, ये गिरनार जूनागढ़, वहां पे भवनाथ महादेव का मंदिर है, वहां पे ये फेयर लगता है. ताड़नेतर फेयर, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. ताड़नेतर फेयर ये कैमल्स कैटल ये सब सेल करने का फेयर लगता है. ताड़नेतर ये सुरेंद्र नगर में. बड़ियार फेयर ये अहमदाबाद में. नाकलंग फेयर ये भावनगर. माधवपुर फेयर ये पोरबंदर में ये बड़ा फेयर लगता है. इसमें ये दरिये के कांठे पर ये फेयर होता है. वोठा फेयर ढोलका अहमदाबाद. मीरा दत्तार फेयर उन्नावा ऊंझा, ये ऊंझा में ये बहुत बड़ा फेयर लगता है. अभी हाल ही में हुआ था ये फेयर ऊंझा में. डांग दरबार फेयर, ये आहवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डांग, ये डांग के जंगलों के बीच में ये ट्राइबल फेयर है. गोल गडेड़ा फेयर, ये गढ़हटा दाहोद में होता है. कार्तिक पूर्णिमा, ये सोमनाथ गिर में होता है. सोमनाथ के टेम्पल में ये फेयर होता है. और बंगुरिया फेयर, ये छोटा उदयपुर एंड क्वांत जिले में ये फेयर होता है. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फेयर्स विच वी नीड टू रिमेंबर and they are for MCQ or fill in the blanks or true or false point of view. Now we are coming to the last and the most important part of the chapter, students. It is India, land and people. So primitive men came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. तो सबसे पहले मैन कहां पे आए? तो प्रिमिटिव मैन
first appeared in India and ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के जो इनहेबिटेंट्स है, inhabitants which came from South Africa to India, they are the oldest men who ever existed। तो सबसे पहले जो इंसान बने एप्स में से, एप यानी आदि मानव, आदि मानव में से मॉडर्न मैन का जो इवॉल्वमेंट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बी वेरी अटेंटिव। आदि मानव में से यानी बंदरों में से जो एप्स में से ह्यूमंस बने हैं, मॉडर्न मैन बने हैं, वो सबसे पहले बने थे साउथ अफ्रीका में। और वो लोग जो इंडिया में आए, तो दे आर द ओल्डेस्ट मैन हु एवर एग्जिस्टेड। इनको हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नेग्रिटॉइड और हप्सी। इनको हप्सी पीपल बोला जाता है। ये अफ्रीका से बलूचिस्तान और वहां से इंडिया आए थे। बलूचिस्तान कहां पे आया स्टूडेंट्स? राजस्थान है ना, राजस्थान के वेस्ट में जो पाकिस्तान का पार्ट है वो बलूचिस्तान है। इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान के उस तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ जो पार्ट है वो बलूचिस्तान है। तो ये जो अफ्रीका के लोग थे वो बलूचिस्तान होके इंडिया में आए थे। दे वेर हैविंग ब्लैक कलर एंड हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। इनके फीचर्स है ब्लैक कलर, 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। ये सब चीजें स्टूडेंट्स आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नेग्रिटॉइड की अगर सपोज ऐसे शॉर्ट आंसर में पूछते हैं तो यू हैव टू राइट दिस मच। अब सेकंड है ऑस्ट्रेलॉइड पीपल। ऑस्ट्रेलॉइड जो है ये निषाद है, ये साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। तो ऑस्ट्रेलॉइड्स मतलब निषाद, ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। ऑस्ट्रेलॉइड्स ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, जो कि प्रेजेंट डे इंडोनेशिया बोलते हैं। प्रेजेंट डे इट इज कॉल्ड इंडोनेशिया। उस रीजन से ये ऑस्ट्रेलॉइड्स इंडिया में आए थे। इनके फिजिकल फीचर्स है ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट हाइट। स्टूडेंट्स ये इनके फिजिकल फीचर्स है। ठीक है, द origin of tribes like Kol, Munda, Khasi tribes of Assam, they have similarities to Australoids। तो ये सब ज्यादातर रहते हैं आसाम। They were inhabited in Assam। और प्रेजेंट डे कोल, मुंडा एंड खासी ट्राइब्स आसाम के, ये ऑस्ट्रेलॉइड्स के वंशज है। अभी के टाइम पे इनको कोल, मुंडा और खासी ट्राइब्स में डिवाइड किया गया है। पहले ये सब ऑस्ट्रेलॉइड्स कहे जाते थे,
आज के टाइम पे इनमें से ये ट्राइब्स इवॉल्व हो चुके हैं। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ये क्या बनाते थे? ये क्ले यूटेंसिल्स, बनाते थे, कॉटन क्लॉथ एक्सेट्रा। ये इनके डिफरेंट आर्ट्स है जो इनको आते थे। द डिफरेंट आर्ट्स दैट दे न्यू, क्ले यूटेंसिल्स एंड कॉटन क्लॉथ, करेक्ट। दे ऑल्सो हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स। So students, please note down these two things. Then we shall study about the Dravidians. Now let's go further, students. We have to study the Dravidians. अब Dravidians कौन है students? Dravidians जो है ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया है। वर्ल्ड के नहीं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स नेग्रिटोइड, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स नेग्रिटोइड है, लेकिन इंडिया के ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ड्रेविडियंस है। ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। डिसेंडेंट्स मतलब वंशज, डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो आदि मानव रहते थे उनमें से इवॉल्व हुए लोग वो ड्रेविडियंस है, बराबर। इनिशियली they lived on banks of Indus River। तो ये क्रिएटर्स ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल एक्सेट्रा, ये पूरा इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन पूरा ड्रेविडियंस ने बनाया था। ये मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है, डोलवीडा है, ये जो पुराने जमाने के जो हमारे एक्सकेवेटेड साइट्स है, जो 5000 ईयर ओल्ड हम हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, ये पूरा ड्रेविडियंस ने बनाया था। और ये सिचुएटेड था इन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इंडस रिवर पाकिस्तान में फ्लो होती है, लेकिन एक जमाना था जब इंडस रिवर बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया इट वाज द वेस्टर्न नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडस रिवर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के पहले इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री होती थी, वो भी नेचुरल बाउंड्री।
तो ये ड्रेविडियंस जो है वो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करने वाले लोग थे। मोहिंजोदारो फिल्म अगर आप देखोगे, ऋतिक रोशन की फिल्म है मोहिंजोदारो, उसके अंदर ये सारे टाउन्स के बारे में बताया गया है, किस तरह से वहां पे ये सिस्टम्स चलते थे ड्रेविडियंस के। ड्रेविडियंस जो है ये मदर को गॉडेस, फादर को गॉड मानते थे। ये इनका कॉन्सेप्ट था। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर्स एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। ऑल्सो इनके जो मेन टू गॉड्स थे ये थे पार्वती एंड शिव। ये इनके दो गॉड्स थे जिनको ये पूजते थे। इसके अलावा ये धूप, दीप और आरती ये सबसे पहले ड्रेविडियंस ने करना शुरू किया। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द ड्रेविडियंस। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग are also their great features. Original deities of Dravidians have been accepted by the Aryans and they were re-established by them as the god of culture with the pace of time. ये आर्यंस जब इंडिया में आए तो आर्यंस जो है वो पार्वती और शिव को मेन देवी देवता नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया में आप देखोगे ना तो रामेश्वरम टेम्पल है, त्र्यंबकेश्वर है। ज्यादातर ये जो साउथ इंडियंस है वो शिव पार्वती में ज्यादा मानते हैं। साउथ इंडियन हिंदूज तो है हर हर महादेव, ये मराठास जो है ये हर हर महादेव बोलते हैं, ये शिव पार्वती को ज्यादा मानते हैं। महाराष्ट्र के नीचे के स्टेट्स बराबर, क्योंकि जब आर्यंस इंडिया में आए तो आर्यंस ने ड्रेविडियंस को हरा के साउथ इंडिया बेच दिया बराबर। तो ये एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। When Aryans inhabited North India, Dravidians shifted to South India और इनका जो सोसाइटी है they have matriarchal सोसाइटी। मैट्रियार्चल सोसाइटी मतलब मदर इज हेड ऑफ फैमिली, इनका मैट्रियार्चल सोसाइटी होता है। यही डिफरेंस है हम लोग में और साउथ इंडियंस में। नॉर्थ इंडियंस जो प्रेजेंट टाइम्स के हैं हम आर्यंस हैं। हम ओरिजिनली इंडिया में नहीं रहते थे। आर्यंस कहां से आए हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग सब आर्यंस है। आप लोग में से भी जो साउथ इंडियन है उनको छोड़ के हम लोग सब आर्यंस है। गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, हम सब लोग जो है हम सब आर्यंस है। हम सब इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज जब इंडिया में आए थे तब यहां पे रहने वाले जो लोग थे वो ड्रेविडियंस थे, उनको साउथ इंडिया की तरफ भेज दिया गया। और यही रीजन है स्टूडेंट्स कि नॉर्थ इंडियंस की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इन सब के अल्फाबेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देखोगे तो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस के अल्फाबेट सिमिलर है। गुजराती, हिंदी, संस्कृत, इसके अलावा पंजाबी, इन सब के अल्फाबेट्स सेम है। लेकिन साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इनके अल्फाबेट्स टोटली डिफरेंट है क्योंकि वो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस है और वो मदर को हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं। उनके वहां पे मदर का सरनेम लगता है, फादर का सरनेम नहीं लगता। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़की शादी करके आती है तो हस्बैंड का सरनेम लड़की का सरनेम होता है। साउथ इंडिया में उल्टा होता है, मदर इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली, तो मदर का जो सरनेम होता है वो बच्चे को लगता है, फादर का सरनेम नहीं लगता है।
Dravidian said matriarchal system of family. They progressed in a lot of different crafts and art, like building of boat, raft, weaving, spinning, dyeing. And due to the dominance of Aryans, they shifted to South India and settled there. As a result, today we see people speaking Dravidian languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Please note down this, students. अभी ये स्टूडेंट्स अदर ट्राइब्स है, इनके बारे में आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं, तो अदर ट्राइब्स में मैं जितना बोलूं उतना सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए. दे कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू और फॉर गैप फिलिंग. तो ये अदर ट्राइब्स में मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक, आर्मेनॉइड वेर देयर. तो इसमें मोंगोलॉइड जो है ये नॉर्थ चाइना से आए थे, तिब्बत में. तिब्बत जो है ये नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है, कश्मीर और नेपाल के नॉर्थ में है तिब्बत. और ये पूरा ये अपने अरुणाचल प्रदेश के पार्ट तक एक्सटेंड होता है, बहुत ही बड़ा रीजन है, इसको टिबेटन प्लेट्यू भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक. तो ये नॉर्थ चाइना से तिब्बत आए, तिब्बत से ये नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे आज के टाइम पे रहते हैं मोंगोलॉइड्स. दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स, मतलब ये इंडियन कल्चर के साथ मिक्स हो गए. इसके अलावा मोंगोलॉइड पीपल पोजेस्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अंडरलाइन कीजिएगा स्टूडेंट्स. ये पहले तो नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत एंड दे सेटल्ड इन नॉर्थ आसाम. दूसरा ये येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चब्बी चीक्स, आलमंड शेप्ड आईज, और आज के टाइम पे इनको किराट बोलते हैं, किराट ट्राइब्स. अल्पाइन, दिनारिक, आर्मेनॉइड, ये सेंट्रल एशिया, ये अंडरलाइन कीजिए. दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. इनके ओरिजिन्स जो है ये गुजरात में सौराष्ट्र के जो काठियावाड़ी लोग हैं वो इनमें से है. तो सौराष्ट्र इन गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, इन 4 जगहों पर जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स मतलब आदिवासी लोग, इन 4 जगह पर आदिवासी लोग जो है वो इन ट्राइब्स में से इवॉल्व हुए हैं. राइट. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आर्यंस.
आर्यंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सब आर्यंस है, नॉर्थ इंडियन सब आर्यंस है, प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडियंस। तो आर्यंस कहां से आए थे? तो आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट एडवांस्ड एंड सिविलाइज्ड ट्राइब्स that came to India. Second, creators of आर्यन कल्चर। ये आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, ये जो वाइफ्स है वो हस्बैंड्स को आर्य बुलाती है। रामायण महाभारत में आप देखना, ये कुंती है, द्रौपदी है, दे आर ऑल कॉलिंग देयर हस्बैंड्स आर्य। तो वो आर्य इसलिए बिकॉज दे वेर आर्यंस। तो ये दे आर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन कल्चर। इसके अलावा द हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन एंशियंट टाइम्स। तो ये हिंदूज का ओल्ड नेम है। आर्यंस आर एंशियंट हिंदूज। आज के टाइम पे जो हिंदू रिलीजियन है वो आर्यन में से बना है। ये रीजन को सप्त सिंधु बोलते थे, बराबर। एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड आर्यवर्त। तो उस टाइम का इंडिया जो था मतलब नॉर्डिक रीजन। नॉर्डिक का मतलब नॉर्थ। नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया जो था इट वॉज कॉल्ड आर्यवर्त। नॉर्थ इंडिया वॉज कॉल्ड आर्यवर्त। इसको हम नॉर्डिक भी बोलते हैं। नॉर्डिक मतलब नॉर्थ, द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में थे आर्यंस और साउथ मतलब द्रविड़ इंडिया में थे द्रविडियंस। तो ये आप समझ लीजिए, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उनको आर्यवर्त कहा जाता है। ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, साउथ के 4 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे नॉर्थ के स्टेट्स जो है वो आर्यवर्त का रीजन है। दे यूज टू बी इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु रीजन क्या है? सप्त सिंधु रीजन जो है इट इज द रीजन ऑफ 7 होली रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसमें स्टूडेंट्स इंडस रिवर है, सतलज है, रवि, बियस, चिनाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर्स जो है ये 7 रिवर्स है विच आर द कॉल्ड द सप्त सिंधु रिवर्स। इसके अलावा इन एंशियंट टाइम्स द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये इंडस रिवर में। The area of Aryavarth was extended up to Mithila, Bihar. In south, it was spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. Vindhyachal मतलब ये अपने महाराष्ट्र के ऊपर का रेंज। The Aryans were more developed than any other tribes. This vast land was recognized with various names such as Bharat Bhumi, Bharat Khand, Bharatvarsh. The region of Aryans so their region was also called भारतवर्ष और भारत खंड और भारत भूमि। करेक्ट। इसके अलावा आर्यंस वेर नेचर लवर्स। आर्यंस किसको पूजा करते थे? ट्रीज, माउंटेन्स, सन, विंड,
रेन। तो ये आप रामायण महाभारत देखो तो उसमें ये सूर्य देव की पूजा करना, पवन देव, इंद्र देव, पहाड़, ये कृष्णा पहाड़ की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की, रिवर्स है, गंगा मैया की पूजा करना, ये सब चीजें जो है ये आर्यंस ने शुरू किया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज जस्ट लाइक वेदास, यज्ञ यगाड़ी, यज्ञ यगाड़ी मतलब वो यज्ञ का जो वो चौकड़ी होती है, स्क्वायर शेप में होता है ना यज्ञ करने की चौकड़ी, उसको यज्ञ यगाड़ी बोलते हैं। एंड अदर एक्टिविटीज बिकेम प्रिवेलेंट। तो आज के टाइम पे भी जब शादी होती है तो उसमें यज्ञ यगाड़ी के अंदर ही हवन किया जाता है। कोई भी टेम्पल के अंदर जो हवन कुंड होता है वो यज्ञ यगाड़ी में होता है। देयर वॉज अ फाइन अमालगमेशन। अमालगमेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ट्राइब्स विथ देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग। हार्मोनियस कल्चर इंडिया में क्रिएट हुआ। फॉरेनर्स और इंडियन ट्राइब्स धीरे धीरे इतने इंटरकास्ट मैरिजेस हुए, इंटर ट्राइब मैरिजेस हुए। आज के टाइम पे तो आप लोग श्योर भी नहीं हो सकते कि आपके जो पूर्वज है उनमें कोई एकाध पूर्वज द्रविडियन भी हो। वी कैन नेवर बी श्योर, क्योंकि 5000 इयर्स, तो आप सोचिए मतलब आपके 100 फोरफादर्स, आपके ऊपर के, आपके फादर के ऊपर फादर के ऊपर फादर, ऐसे 100 जनरेशन से ज्यादा। तो इसमें तो कितने सारे इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर ट्राइब मैरिजेस हुए होंगे, पता नहीं कोई एकाध आर्यन के बीच में द्रविडियन आ भी गया हो तो पता भी ना चले। तो हम आज के टाइम पे सब इंडियंस हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हम खाली आर्यंस है या खाली द्रविडियंस है। वी कैन नेवर बी श्योर। सो over a period of time, these tribes lost their individual identity and they all Indianized themselves. Outsiders and local people were influenced by languages, script, name and religion, and it played a role in Indianizing all these foreign people. So since ancient times, a composite culture is created. इसे composite culture बोलते हैं, मतलब हर एक culture के good things are taken into the culture of India. हर एक कल्चर के गुड थिंग्स आज हम देखने जाए तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम इंद्रदेव सूर्यदेव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव पार्वती की भी करते हैं। तो हम लोग जो है वो द्रविडियंस के भी गॉड्स को मानते हैं, आर्यंस के भी गॉड्स को मानते हैं। शायद आप में से कुछ लोग जो है वो सौराष्ट्र और इन सब साइड पे होंगे, तो वो कोई ऐसे देवी देवताओं को भी मानते होंगे जो आर्मेनॉइड, कीरट, मोंगोलॉइड इन सब के होंगे। तो इट इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। सो दे ऑल बिकेम इंडियंस। सो इंडिया इज द अमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स विच हैज एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। अब हम हेरिटेज को प्रिजर्व कैसे करें? तो हेरिटेज ऑफ इंडिया इज आई कैचिंग, पिक्चरेस्क एंड अट्रैक्टिव। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। हेरिटेज की वजह से हमारा प्राइमरी ड्यूटी है टू सी दैट नोबडी हार्म्स द एंशिएंट मेमोरियल्स एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व द प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज। इसमें आर्टिकल 51A है, स्टूडेंट्स ये बाय हार्ट लर्न करना है, इसको अंडरलाइन कीजिए। आर्टिकल 51A, इसके अंदर आर्टिकल 51A के अंदर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, जो हमारे हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए है। ड्यूटी नंबर 6, 7 एंड 9 फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। सबसे पहली चीज, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हर एक इंडियन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने हार्मोनियस मतलब एक पीसफुल कल्चर को समझे और उसको प्रिजर्व करें, वायोलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। मेंटेन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को मेंटेन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए। रिवर्स को गंदा मत कीजिए। टैंक्स should be clean. Ponds, wild animals, birds, they should all be maintained in the natural environment, because the world is having facility for each and every species.
and it is our duty to keep this world free from any kind of discrimination or any kind of supersedence of any one particular species. Human supersede नहीं कर सकता. Humans have a right to coexist with the other creatures, not dominate the other creatures. We should show compassion for all living creatures. सबके लिए हमारे मन में दया होनी चाहिए. The protection of public property is also included. Students आप देखोगे ताजमहल की दीवारों पे लोग ऐसे मतलब अजीब अजीब सिंबल्स बनाते हैं. कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाओ लोग ऐसे, कोई ब्रिजेस पे देखो तो लोग ऐसे अजीब अजीब सिंबल्स नाम लिख देंगे, ऐसे अजीब खोतर के ऐसे कोई सिंबल उसको गंदा करेंगे. ट्रेन में जाओ तो कोई लोग सीट फाड़ते हैं. दीज ऑल आर बैड थिंग्स. कभी भी सिटी में कभी कोई कर्फ्यू लगता है तो उसमें वो तोड़ फोड़ करते हैं, बसें जलाते हैं. दिस इज ऑल बैड. वी शुड नेवर डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से खर्चा हमारा ही होता है. सरकार हमारे ही टैक्स से पब्लिक प्रॉपर्टी बनाती है. सरकार का कोई अपना पैसा नहीं जाता है. आप ये सोचिए, आप ट्रेन से जा रहे हो, आपकी वजह से सीट फट गई तो आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगा. आप तो स्टेशन पे उतर जाओगे, दूसरा पैसेंजर जो चलेगा उसको इनकन्वीनियंस होगा. और वो पैसेंजर ने भी पूरा अमाउंट भर के टिकट लिया होगा. ही डिजर्व्स अ क्लीन एंड गुड सीट. Don't indulge in violence. Also, keep all public places neat and clean. लोग गार्डन में जाते हैं, यहां वहां थूकते हैं. फिर कुछ देर के बाद वही लोग वहीं से गुजरेंगे, बोलेंगे देखो किसने गंदा किया. रोड पे जाएंगे, दाबेली खा के प्लेट डस्टबिन में नहीं डालेंगे. डस्टबिन होता है तो भी हमारा स्टाइल क्वेश्चन है. कौन डस्टबिन तक जाए? यहीं फेंको. फिर एक जगह किसी ने फेंका ना, सब लोग वही करेंगे. भाई दूसरों ने भी तो फेंका है, हम भी फेंके. शाम को वहां पे लोगों का टोड़ा इकट्ठा होता है, फिर लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि देखो इंडिया में कितनी गंदगी है. अरे भाई शुरू तो आपने ही किया. सुबह आप ही दाबेली खा के थ्रो करके गए, आपको ही देख के सब लोगों ने थ्रो किया. अब आप क्या दूसरों को सुधारने निकले? सो नेवर डू सच थिंग्स. थ्रो द थिंग्स इन द डस्टबिन. मोदी साहब ने बोला है स्वच्छ भारत अभियान, वो हमें फॉलो करना चाहिए. एंड अगर मोदी साहब नहीं भी बोलते हैं तो भी हमें क्लीन तो रखना ही चाहिए अपने कंट्री को. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. अगर आप अपने घर को स्वच्छ रखते हो तो देश को भी स्वच्छ रखो. नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. The Indian heritage is the outcome of the development of people of India over a long period of time. Nature has donated abundant prosperity. Nature ने इंडिया को लैंड ऑफ प्लेंटी बनाया है, हमें उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए. India has achieved opportunities in all fields of gradual development due to India's natural structure. इंडिया का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो नेचुरल वेराइटी है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे इतना प्रोग्रेस हुआ है. सो इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स. ये चारों फील्ड्स में, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, हर एक फील्ड में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उसकी वजह से मॉडर्न डे इंडिया इतना अच्छा दिखता है, जो आज के टाइम पे भी इतना ब्यूटीफुल है कि इवन यूरोपियंस वांट टू विजिट इंडिया. फॉरेनर्स इंडिया में आना चाहते हैं. वो इंडिया में पीस ढूंढने के लिए आते हैं. Because our land is so beautiful, it contains every kind of variety which has evolved over 1,000 period of years. So we should have respect for our culture. We should have respect for our country. Please note down the points for Aryans.
So that's it, students. We are at the end of the lecture. You can write down the question answers from the notes which will be provided to you, right? In the next lecture, we shall start with chapter 8, geography, right? Till then, goodbye.